देखिए, संशोधन की आवश्यकता से कौन इनकार कर रहा है? उन्हीं सज्जादा नशीं को बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष जफर फारूकी 24 साल से बैठा हुआ है एक जगह पर, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मुकदमे उसके खिलाफ हैं। आज तक भाजपा उसको हटा क्यों नहीं रही है? और चिश्ती साहब को यह भी जरूर बताना चाहिए कि आज वक्फ संशोधन में ठीक क्या है। राजनीतिक बयानबाजी लोग कर रहे हैं, वही चिश्ती साहब है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में भी थे, ऐसा हमें याद पड़ता है। तो जो तनखैये लोग हैं उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। पूरे समाज को वो समझाएं जाकर के। चिश्ती साहब आज की डेट में बयानबाजी करने की जगह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जाए ना, उनको बताएं जाकर के। अगर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले मान जाते चिश्ती साहब की बात तो हम लोग भी मान जाएंगे। एक और बड़ा अहम सवाल है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में स्थित विभिन्न स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की। अरे पूरे देश का नाम एक साथ बदल दें भाजपा वाले, एक साथ बदल दें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर के राजकोट तक, एक साथ ये मुद्दा खत्म करें, टंटा खत्म करें। और वो नाम बदल देने से, मोदी जी का नाम डोनाल्ड ट्रंप रख देने से क्या वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे? धामी साहब ये बात बता दो हमको। नाम बदल देने से अगर बच्चों को बेरोजगार मिल जाए तो हम आपके साथ में हैं, महंगाई खत्म हो जाए तो हम आपके साथ में हैं। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के हत्यारों को, जिन्होंने उसके साथ दुराचार भी किया, उसको अगर इंसाफ मिल जाए, आप बता दो हमको। ये सब चीजें छुपाने के लिए आप नाम बदल रहे हो, जनता सब जानती है। आप अपनी असफलता छुपाने के लिए नाम बदल रहे हो। नई शिक्षा नीति पर सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी, उनके बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा है कि सोनिया गांधी अगर देश के शिक्षाविदों से बात करने के बाद एनईपी 2020 पर बोलती हैं तो बेहतर होता। उनकी सीमित ज्ञान का परिणाम है। आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शिक्षा को मजाक बनाकर रख दिया था, ये उजागर हो गया है। पीएम ने नई शिक्षा नीति 2020 तैयार की है। 1968 से 1986 के बाद ये तीसरी शिक्षा नीति थी। मोहन यादव जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आगे भी निकलिए, आप थोड़ा सा पढ़ लिख करके आया करिए। सोनिया गांधी जी की एनएसी को भी एक बार पढ़ लेते। सोनिया जी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन जो दिया है, उसको भी आप पढ़ लेते तो आप इस तरीके की फिजूल की और बेवकूफ़ी की बात नहीं करते। अपना जाहिलपना कम से कम सोनिया जी के लेख पर मत निकालिए। मैं चुनौती देता हूं मोहन यादव जी को कि आए, सोनिया जी से तो बाद में नई शिक्षा नीति पर हम ही से डिस्कशन कर लें। हमें बता दें कि त्रिभाषा फार्मूले में वो क्षेत्रीय एकता, अखंडता और भाषा को क्यों नहीं, क्या नाम, भाव देना चाहते हैं, क्यों नहीं सम्मान देना चाहते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि नए कुलपतियों की नियुक्ति में और राज्यपाल के अधिकार क्यों बढ़वाना चाहते हैं, क्यों वहां की फेडरल सरकारों के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं, वो बताएं हमें। तो अगर आप इन्हीं दो चीजों का जवाब दे दें तब आप सोनिया जी के लेख पर सवाल उठाइए। सोनिया जी ने बिल्कुल सामयिक लेख लिखा है। पूरी की पूरी शिक्षा नीति का संघीकरण किया जा रहा है और संघ शास्त्रियों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में वीसी बनाया जा रहा है और इसी वजह से नई शिक्षा नीति को लाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति शुद्ध रूप से देश के कुछ और विदेश के कुछ औद्योगिक घरानों के हाथों में चली जाएगी। गरीब शिक्षा नहीं पाएगा, ये स्पष्ट है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, केंद्र में अपतटीय खनन ब्लॉकों के टेंडर को रद्द करने का आग्रह किया। देखिए, अपतटीय जितनी भी जगहें हैं वहां पर मछुआरा समाज रहता है। अगर आप उनकी भी चीजों को, उनके भी संसाधनों को आप सीधे निजी हाथों में किसी अडानी को, किसी वेदांता को दे देंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे। हमारी सरकार ने एक नीति बनाई थी लगातार कि नदी के किनारों का खनन जो है मछुआरा समाज को दिया जाए। इसी तरीके से जो अपतटीय एरिया हैं वहां के लोकल लोगों को वहां के खनन का और पट्टे का अधिकार होना चाहिए, ना कि बड़े उद्योगपतियों को। बड़े उद्योगपति पर्यावरण सहित देश के संसाधनों को लूट करके खा जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये टेंडर तुरंत के तुरंत निरस्त होने चाहिए और इस तरीके की कोई भी चीज है वो वहां के लोकल लोगों के पास होनी चाहिए ताकि तमाम वहां के लोग अडानी और अंबानी बन सकें। सर, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के लगातार तमाम तरह के विवाद चल रहे हैं। इसी क्रम में किरण रिजिजू ने, जो मंत्री, उन्होंने ये बात कही कि चाहते हैं कि बिल जल्द से जल्द पारित हो। वक्फ संशोधन विधेयक पर उन्होंने कहा कि मेरी सभी से अपील है
कि जैसे जैसे हम संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहे हैं, हमें सदन में बहस और चर्चा में भाग लेना चाहिए और हमें भरोसा है कि विधेयक पेश होगा और आगे पास भी। वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरीके से लाठी तंत्र इन्होंने इस्तेमाल किया है, जेपीसी में जिस तरीके से लोगों को बोलने तक नहीं दिया, गाली गलौज की गई है, अभद्रता की गई है, 44 संशोधनों को माना नहीं गया है, किसी संशोधन पर चर्चा नहीं हुई है, पॉइंट टू पॉइंट जेपीसी में चर्चा होती है वो चर्चा नहीं हुई है। वक्फ संशोधन के नाम पर एक पूरे समुदाय को डराया और धमकाया जा रहा है। जिस तरीके से उनके हक और हुकूक के ऊपर एक हमला हो रहा है, जिस तरीके से उनके हकों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान विरुद्ध है और संविधान के विरोध में की कोई भी काम हम नहीं करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी को सदन से लेके सड़क तक संग्राम होगा। हम अपनी बात संविधान सम्मत करेंगे। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे संशोधनों को तो शामिल किया जाए। कोई भी बिल जनता की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए, जिस समाज के लिए वो बिल है उसके अनुरूप होना चाहिए। और वक्फ संशोधन बिल शुद्ध रूप से राजनीतिक है और शुद्ध रूप से एक समाज को कमजोर करने भर का प्रयास है, संविधान विरोधी है। इस बिल को हम पारित नहीं होने देंगे। एक बड़ा अहम सवाल है, आपने कहा कि इसमें जो चीज़ें चल रही हैं वो बेहतर नहीं है या ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। इसको लेकर के जेपीसी से जो है जगदम्बिका पाल जी ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर इससे विपक्ष को कोई शिकायत है या उन्हें लगता है यह असंवैधानिक है या सही नहीं है तो इसे पहले संसद में पेश होने दें, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी और उसके बाद भी अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो उसके लिए वो अदालत का दरवाजा खटखटा। जगदम्बिका पाल साहब शुद्ध रूप से राजनीतिक बात कर रहे हैं। अगर वो लोकतंत्र के इतने बड़े रखवाले होते तो 44 जो संशोधन विपक्षी सांसदों ने दिए उनको शामिल करते। अगर वो लोकतंत्र के इतने बड़े रखवाले होते तो पॉइंट टू पॉइंट जेपीसी में हमेशा डिस्कशन होता है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते। वो आप बता दीजिए किस मीटिंग में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हुए हैं, नहीं हुए। वो सारे कंसर्न्ड लोगों को बुलाते, बोर्ड वालों को बुलाते, बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स को बुलाते और इसमें जो कमियां थी उसको दूर करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने के लिए जगदम्बिका पाल जी ऐसा बयान दे रहे हैं जो संविधान के विरुद्ध है। आप कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से राजनीतिक है। निश्चित तो पूर्ण रूप से राजनीतिक है तो इसमें जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या अन्य कई मुस्लिम संगठनों ने मिलकर हाथ पर काली पट्टी बांधकर 30 दिन के रोजों के बाद ईद की नमाज में इसका विरोध किया, किस हद तक सही मानते हैं कि एक धार्मिक स्थल पर जो इबादत के लिए बना है वहां पर जो है इस तरह से विरोध प्रदर्शन? जब लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाए, जब लोगों को सौगाते मोदी नाम का लेमन जूस दिखाकर उनके घर लिखवाने की साजिश रची जा रही हो, जब पूरा एक समुदाय का अस्तित्व ही खतरे में आ गया, तो फिर चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो सामाजिक स्थल हो, लोग विरोध करेंगे। हम तो स्वागत करते हैं मुस्लिम समुदाय का कि उन्होंने सिर्फ काली पट्टी बांध करके विरोध किया है, और काली पट्टी बांध करके विरोध करना या धरना देना तो उनका संवैधानिक हक है। आज की डेट में उनकी वो संपत्ति लूटने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो संपत्ति उन्होंने अपने खुदा को, अपने अल्लाह को के नाम पर वक्फ कर दी थी। तो अब अल्लाह के नाम पर जो चीज वक्फ की है उसका विरोध अल्लाह के घर पे न करें तो फिर कहां करेंगे?